अस्सलाम वालेकुम, सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। हमेशा याद रखें कि हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे शहरी होने के नाते एक्सेप्ट नहीं करते तो एक्चुअली में हम वो डिफरेंस शायद नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो कि हमें करना चाहिए। इसलिए हर दफ़ा, हर रोज़ फैसला करें कि पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जहां पर आपको लगता है कि आपने अच्छा किया, उसको और बेहतर करेंगे, और जो चीज़ आपको लगता है कि शायद थोड़ी गलत होगी, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा याद रखें, जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, बल्कि गलती एक्सेप्ट कर लेने से आप उसको बेहतर करने का फैसला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाब में कैसे ज़ियारत मुमकिन हो सकती है। हर मोमिन की ये तमन्ना है कि काश के मैं ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनाम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। अब ये ज़ियारत करना कैसे मुमकिन है? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसका आसान तरीक़ा ये है, कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाअल्लाह नींद के अंदर, ख्वाब के अंदर ज़रूर दीदार हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी, आपको भी दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम, इसी सोच के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स, जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह के वक्त अपनी आउटलुक को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। आपकी सुबह के वक्त क्या एटीट्यूड है आपका दिन को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज सुबह मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें बात की जा रही थी इस हवाले से कि आपका पास्ट कभी भी आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। और आई थिंक अगर आप कभी भी अपनी रूटीन में कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, या आप चाहते हैं कि एक कोई नया स्किल सीखना चाह रहे हैं आप, या कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करें, तो उसमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए भाई मैंने तो कभी ये पहले किया ही नहीं, तो मैं किस तरह से कर पाऊंगा। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने माइंडसेट को चेंज करना है इन चीज़ों को लेकर कि आप कभी भी कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपको लगता है आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ कभी भी आपके पास से जुड़ी नहीं होती है। आपके पास्ट आपको रिप्रेजेंट नहीं करता, बात आज की होती है, आपके आने वाले कल की होती है। तो अगर आप आज कोई फैसला कर लेते हैं तो हमेशा छोटे छोटे चेंजेस कर कर आप अपनी लाइफ में उन हैबिट्स को, अपनी रूटीन में उस चेंज को ला सकते हैं। और कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ अपनी रूटीन में ऐड करना चाहते हैं, तो हमेशा आप उसको कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बाकी ओवरऑल अगर आप अपने दिन को देखते हैं तो हमेशा दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव आउटलुक है, अच्छी सोच के साथ, अच्छे ख्यालात के साथ करें। और दिन में जो भी स्ट्रेसेस आते हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है ज़िंदगी में, इस तरह से होता है, स्पेशली एडल्ट लाइफ में इस तरह से होता है, तो वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, उनको लेकर इतना स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए कि आप अपने बाकी के दिन पर फोकस ना कर पाए। इसलिए सुबह ही ये टोन सेट करें और अल्लाह ताला का हमेशा 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 सबसे पहले उठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हर उस चीज़ के लिए, हर उस नेमत के लिए जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। हमारा फोकस उन चीज़ों पर रहता है जो हमारे पास नहीं होती, बट हम ये भूल जाते हैं कि कुछ हासिल करने से पहले उन चीज़ों का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है जो अल्लाह ताला ने आपको आपकी ज़िंदगी में दी है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं,
और शायद हम उस पर उतना फोकस नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। तो आई थिंक हमेशा दिन का आगाज़, और जो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ इनफैक्ट, कि दिन का आगाज़ हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे ख्याल के साथ करूँ, और आगे चलते हुए पूरे दिन में ये चीज़ हमेशा याद रखूँ कि हर उस चीज़ के लिए, हर उस नेमत के लिए, वो चाहे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, आपकी जॉब है, कोई भी और चीज़ आपकी लाइफ में, उसका हमेशा शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में। और सेहत सबसे ज़रूरी है। आई थिंक सेहत हो तो बाकी सब कुछ होता है, सेहत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। तो आई थिंक सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें सुबह उठकर, और आगे चलेंगे और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अगर मौसम की बात की जाए तो आज दिन के आगाज में ही सर्द हवाएं जो हैं वो चली हैं, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सुहाना हो गया और सर्दियों का जो है चुका है। सूरज मियाँ जो है वो निकलते जरूर है, लेकिन ठंडी हवाओं के साथ उनकी गर्मी में जो है वो कमी आ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो शहर फैसलाबाद में जो है हल्की हल्की स्मोक जो है उसके भी तासुरात जो है उनका भी आगाज हो चुका है। सूरज मियाँ जो है उनके ऊपर भी इसका जो है असर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसकी जो रोशनी है वो भी किसी हद तक जो है वो मध्यम होती है। तो उसके साथ साथ शहर फैसलाबाद का जो मौसम है, फिजा है, वो भी किसी हद तक जो है वो आलूदा होना शुरू हो गई है। इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री आने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% है, जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं चलने की वजह से, उसके साथ साथ ये मौसम जिस तरह का है, सर्द मौसम है, इसकी वजह से जो है शहर फैसलाबाद इस मौसम को खासा जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। दिन के वक्त में तो ठंडी हवाएं होती हैं, लेकिन रात के वक्त में जो है शहर फैसलाबाद कंबलों को जो है वो ओढ़ रहे हैं, क्योंकि सर्दी जो है उसका आगाज हो चुका है। इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का तो कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया ताहाल, लेकिन जो है इसी तरह से मौसमी तब्दीलियां और ये हल्की ठंडी हवाएं जो है इसी तरह से चलेंगी, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद जो है इस मौसम से लुत्फानंदोज होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम की सूरत हाल तेजी से फैसलाबाद शहर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स आपको पता है कि जो भी सर्दी फैसलाबाद शहर का रुख करती है तो अच्छा लगता है, आपको ना सिर्फ बाहर वक्त गुजारने का मौका मिलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त एंजॉय करने का भी मौका मिलता है। फैसलाबाद शहर में हमेशा गर्मी की बहुत शिद्दत रहती है। अगर आप दूसरे हमारे जो शहर हैं फैसलाबाद शहर के करीब उनको देखें तो वहाँ पे मौसम कतरन बेहतर रहता है, बारिशें थोड़ी ज़्यादा होती है। फैसलाबाद शहर हमेशा एक्सट्रीम हीट वेव्स से हम लोगों ने इस दफ़ा भी स्पेशली हम लोगों ने फैसलाबाद शहर में देखी। तो फाइनली अब सर्दियाँ आ रही हैं और अच्छा महसूस हो रहा है। कोशिश करें कि गर्मी हो या सर्दी हो, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपनी आंखों को भी हमेशा बचा के रखा करें। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप बाहर निकले तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, या फिर डायरेक्टली सनलाइट की तरफ बहुत ज़्यादा वक्त के लिए एटलीस्ट मत देखने की कोशिश करें। और अपने आप को चाहे गर्मी हो या सर्दी हो हाइड्रेटेड भी रखने की कोशिश करें। अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी किया करें। अब क्योंकि सर्दी हो गई तो आप नीम गर्म पानी भी कैरी कर सकते हैं, उसको थ्रू आउट द डे इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज़ को मत सोचें कि सर्दियों में प्यास कम लगती है, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो कम नहीं होती है। तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए हमेशा अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखें, अपनी ओवरऑल स्किन केयर का भी ख्याल रखें। आगे बढ़ेंगे और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें और आप लोगों को अपडेटेड रखने की कोशिश करें। अगर हम डेली जो ग्रॉसरी की अगर हम बात करते हैं तो इनफैक्ट पिछले कुछ अरसे में हमने प्राइसेस को ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखा है। जो चीज़ें आप पहले बड़े आराम से अपने घर के लिए खरीद सकते थे और जहाँ पर आपको डिफरेंट कुछ चीज़ों के ऊपर आपको परेशानी होती थी कि अच्छा रेट ज़्यादा हो गया, लेकिन अब जो सिचुएशन है वहाँ पर डेफिनेटली प्राइसेस आपको एक्सट्रीमली हाई होती हुई नजर आ रही है। आम शख्स के लिए, आम पाकिस्तानी शहरी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सर्कल चलाते हुए रखना। उसी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं मोहम्मद अली, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अली, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि रोजमर्रा की जो खाने पीने की अशिया हैं वो हमने पिछले कुछ अरसे में सिर्फ और सिर्फ अगर हम कुछ महीने देख लेते हैं हम लोगों ने ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखे हैं प्राइसेस। अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं वहां पर आपको लाइन्स नजर आएंगी, जो जिन रेट्स पे आपको अशिया मिलनी चाहिए वो आपको मार्केट में काफी सारी जगहों पर उन रेट्स पर मिलती हुई नहीं नजर आ रही हैं, जहां पर फायदा उठाया जाता है लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन का और उनको ओवरचार्ज करके चीजें दी जाती हैं या फिर स्नोई शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाती है। ओवरऑल इस सिचुएशन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फातिमा, इस हवाले से जो है वो हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो है महंगाई का बढ़ना और दूसरा है लाइंस में लगना
जो शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और तीसरा है अशिया की किल्लत। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ आवाम के ऊपर टूटी हैं। मतलब कि यूटिलिटी स्टोर्स में चले जाएं, अब सस्ते आटे का जो हसूल है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है आम शहरी के लिए। एक तो आटा आता 10 दिन के बाद है और वो चंद घंटों के लिए आता है, वो फ़रोख्त हो जाता है, शाम में जाने वाले शहरी उससे महरूम रह जाते हैं। अब आ जाएं प्राइसेस पे कि जो कीमतें बढ़ रही हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, जितनी बढ़ रही हैं वो क्या नज़र आ रहा है। एक तो बेरोज़गारी है, ऊपर से महंगाई है, और जो बेरोज़गार तबका है उसके लिए तो ज़्यादा मसला हो गया है। मतलब कि हर तबका फ़िक्र जो है, हर सेक्टर में महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि गर्म मसाला जात जो हैं, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट भी की है कि 70,000 रुपये फी मन इजाफा हुआ है जलवतरी की कीमत में। 1,50,000 से 2,20,000 तक पहुंच गई है इन 6 माह के दौरान। और अगर काली मिर्च की बात की जाए तो उसकी कीमत में 9,000 का इजाफा हुआ है, 34,000 से जो है वो 43,000 फी मन हो गई है। सूखा धनिया जो है साबित, उसकी कीमत में 2,000 का इजाफा हुआ है, 16,000 से 18,000 पर पहुंच चुका है। तो ऐसे जो गर्म मसाला जात की कीमत में, अब इस बार सूरत हाल ये है कि पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो डीलर उससे फ़ायदा उठा लेता था और जो बोझ पड़ता था वो आवाम पर पड़ता था, आम सारिफ को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार देखने में ये आ रहा है कि आवाम जो आम सारिफ है वो भी परेशान है और कारोबारी भी परेशान है। जो डीलर है उसका जो है वो मुनाफा कम होता जा रहा है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं पीछे से। जो खरीदने वाले हैं वो मजबूर जो बेचारा तबका है वो पिसता जा रहा है। एक जब चीज़ बढ़ती है उसके साथ एक तो सरकारी चीज़ बढ़ती है, उसका रेट बढ़ता है, और दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट की जो नाकामी है वो कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रहता है। जब कीमतें बढ़ती हैं रेट लिस्ट तो लग जाती है, लेकिन आया रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ें बिकती नज़र आती हैं, वो उतने में फ़रोख्त हो रही हैं। अब कई सब्जियों की दुकानों पे मैं जाता हूँ, मतलब कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर रिपोर्ट करता हूँ, तो ये आता है जी 130 रुपये में जो है वो प्याज किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ये तो रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है वाजे। लेकिन जब हम सारिफ से पूछते हैं, खरीदार से पूछते हैं, वो कहता है जी मैं तो 160 रुपये में खरीद के आया हूँ। तो रेट लिस्ट लगी पड़ी है, सामने नजर आ रही है। अब सारिफ उससे बहस भी करता है लेकिन वो मजबूर है उससे खरीदने में। यहां पर जिले इंतजामिया के ऊपर सवालिया निशान आता है कि वो क्या कर रहे हैं। आया कि शहर में दिन दिहाड़े जो है वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, आपने कीमत भी लगाई हुई है, रेट लिस्ट भी दी हुई है, लेकिन उसके मुताबिक कीमतें ली नहीं जा रही। हर सेक्टर में टायरों की बात कर लें, अभी ट्रांसपोर्ट का जो इशू आया है, जो टायर्स हैं, छोटी गाड़ी का टायर है, मतलब कि उसकी कीमत में 2500 का इजाफा हो गया इन 6 माह के दौरान। बड़ी जो गाड़ी है उसकी कीमत जो टायर्स हैं उसमें कोई 5,500 के करीब इजाफा हुआ है। और सबसे जो मैंने जितना फील किया है कि कोई भी तबका फिक्र अब बच नहीं रहा। अभी रिसेंटली जो है वो स्टेशनरी की कीमतों में इजाफा हुआ है, और ऐसा इजाफा हुआ है कि जो 15 से 20 रुपये में मिलने वाला पॉइंटर है वो अब 40 से 45 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। अमीनपुर बाजार के जो डीलर हैं मैं उनसे बात कर रहा था, और बात करने के दौरान ही मैंने जो तालिब इल्म हैं जीसी यूनिवर्सिटी के, अब तालिब इल्मों की 2 किस्में हैं। एक तो वो है जो इंडिपेंडेंट है, जो काम पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, वो तो अपना खर्चा निकाल लेते हैं। लेकिन जो टोटली डिपेंडेंट है अपने वालिदैन के ऊपर, उनके लिए बड़े मसाइल हुए हैं। वो तालिब इल्म का मुझसे कहना था कि सर एक तो जो रजिस्टर है, दस्ता है, रफ अमल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अब वो जो हमें 120 का मिलता था वो हो गया 170 का। 170 का तो हुआ है, लेकिन साथ में उसमें सफ़ात की तादाद भी कम हो गई है। जो 170 वाले रजिस्टर, 120 वाले रजिस्टर में जो 130 से 140 से सफ़ात होते थे वो कम होकर 80 रह गए हैं, और प्राइस जो है वो डबल हो गई है। तो वो कहते थे कि हर हफ्ते जो है हम एक तो 6 माह के बाद फीस के लिए घर कॉल करते हैं वालिदैन को, और हर हफ्ते बाद जो है वो स्टेशनरी के लिए, सामान के लिए अलग से हमें खर्चे जो है वो निकालने पड़ते हैं। अच्छा अली, अगर हम इस सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें, क्यों इन प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा? अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हाँ, प्राइसेस में ज़रूर इन्फ्लेशन ज़रूर आई है ओवरऑल मुल्क में, लेकिन कितना इसमें किरदार शॉपकीपर्स का है? शॉपकीपर्स देखें, अगर आपका जो सेटअप है ज़िली इंतज़ामिया का वो पावरफुल है, वो मजबूत है, और रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी ज़िली जो हुकाम है वो जा रहे हैं। पिछले दिनों ACCT साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की जानिब से जो है वो बहुत अच्छे इकदाम किए गए। उन्होंने रोज़ाना की बुनियादों पर जाकर जो है वो चेकिंग भी की, दुकानों पर भी गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब एक बंदा जो है कवर तो कर रहा है, लेकिन कितना कवर करेगा? इसके लिए जो नीचे तबका है, सारा सरकारी मुलाजमीन है, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। आया कि आपकी जो मेरे ख्याल से जो ज़िले इंतज़ामिया का फोकस होता है वो घंटा घर चौक है,
और शहर की 3-4 बड़ी मार्केटें हैं कि ये जो चीज़ें हैं शायद यहाँ पर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन फैसलाबाद इन 4 बाज़ारों का नाम नहीं है, यहाँ 8 बाज़ारों का नाम नहीं है। लेकिन इन बाजारों में भी आपको बहुत ज्यादा काम होता हुआ नहीं नजर आता है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो वहाँ पर हमें एक्टिविटी भी नजर आती है गवर्नमेंट की जानिब से कि ये वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अंदाजा करें, पीपल्स कॉलोनी है, गुलिस्तान कॉलोनी है, अब वहाँ पर जो दुकानें हैं उनका किसने देखना है, वहाँ पे किसने जाना है? तो मॉनिटरिंग सेल भी कायम किए जाते हैं, ज़िले इंतजामिया की जानिब से काम भी किया जाता है, लेकिन अगर उस काम का हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हमें आउटपुट ही नज़र नहीं आएगी, आम सारिफ को उसके फ़वाइद ही नहीं होंगे, आम सारिफ अपनी जो कीमतें खरीद है उसमें कीमतें वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, वो खरीद नहीं पा रहा है चीज़ें, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, आपकी एक्टिविटी है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस तरह आपने बात की आटे की कीमत की बात की आपने, दाल की कीमत बढ़ चुकी है, चिकन की प्राइस बढ़ चुकी है, तो डिफरेंट जो चीज़ें हमारे घरों में हर रोज़ बनाई जाती हैं और ये कुछ ऑलमोस्ट आटे की स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो स्टेपल फूड है, हर घर में पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट इनकी प्राइसेस को तो कंट्रोल में रखा जाए? इनकी प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए जो सादा सा जवाब है ना, जो सादा सा काम है, वो सिर्फ आपके यूटिलिटी स्टोर्स हैं। आप वहां पर जो आपको चीजें मिल रही हैं, आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो मुयस्सर करें, वहां पर आप फरहमी बनाइए यकीनी, जहां पर आपका मुकम्मल कंट्रोल है। एक आम जो रिटेलर है, डीलर है, वहां पर तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप यूटिलिटी स्टोर में ही सिर्फ अशिया जो खुरनोश है, बिलखसूस आटा है, घी है, चीनी है, इनकी फरहमी यकीनी बना दें, तो यकीन जाने जो आम सारिफ है उसकी ज़िंदगी में खासी आसानी आ जाएगी, उसका घर चलना खासा आसान हो जाएगा। 10 घंटे लाइन में लगने के बाद, 8-8 घंटों की लाइन के बाद सुबह जाते हैं और शाम में आते हैं। मतलब कि हाल ये हो चुका है रियाज शाही चौक का जो यूटिलिटी स्टोर है, हाल ये है वहाँ का कि सुबह के वक्त बंदा, जो एक बुजुर्ग बंदा है, वो मुझसे बात कर रहा था कि जनाब सुबह 8-9 बजे आए हैं और अभी आटा नहीं आया। आटे का वेट करते करते 12 बज गए हैं, 12 बजे आटा आया और हमें शाम 4 बजे मिला है। यानी कि अगर हमने आटा लेना है तो हमने काम से एक दिन की छुट्टी करनी है। ये हालात हो चुके हैं हमारे यहाँ पर कि एक आटे का हसूल जो आम शहरी के लिए कितना मुश्किल हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, जो आम रूटीन में लाने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का किरदार बहुत अहम है और उसको ये किरदार निभाना भी चाहिए। अच्छा, मसनूई शॉर्टेज की भी बात करें तो जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ानी होती है, स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान में फ्लड्स जब आए ना, एक तरफ वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे कितने लोग इम्पैक्ट हुए, कितने लोगों की लाइव्स, उनके बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए, बट वो सब एक तरफ है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस सिचुएशन में ना के लोगों की मदद करने की कोशिश की, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मदद कर रहे थे, अपने से बढ़कर मदद कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। बट ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसका फायदा उठाया और एक मसनूई शॉर्टेज डिफरेंट वेजिटेबल्स को लेकर क्रिएट करने की कोशिश की ताकि प्राइसेस को बढ़ाया जा सकता है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक सिचुएशन को और इस तरह के वक्त में उसका अवाम के अगेंस्ट इस्तेमाल करना कितना गलत है? फातिमा, मैं इस तनाजुर में बात करूंगा कि सारी जिम्मेदारी जो है वो हम किसी दूसरे पे नहीं डालनी चाहिए। हमें खुद भी ज़रा हमारे ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए कि आया जब दूसरे ममालिक में आफात आती हैं, नागहानी आफात आती हैं, तो वहाँ पर किस कदर जज्बा बढ़ जाता है दूसरों की मदद करने के लिए। नो डाउट हम बड़े मददगार हैं, चैरिटी में हम दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में आते हैं, लेकिन हमारा जो ताजिर है वो इतना बेहिस क्यों हो जाता है इन औकात में कि मसनूई जो है वो किल्लत पैदा कर दी जाती है। मतलब कि प्याज जो है अब जो 130 में 120 में फ़रोख्त हो रहा है, सैलाबी सूरत हाल में ये प्याज 300 से ऊपर चला गया था। और आम जो सब्जी है, मसाला जात जिनको हम कह लेते हैं सब्जी के, सब्ज मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, धनिया हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ऊपर गई कि आम जो शहरी है, एक तो सैलाब ज़दगान से जो मुतासरीन हैं उनको मुश्किलात है, जो घर में बैठे आम जो यहाँ के शहरी हैं जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल नहीं है, उनके लिए जो है वो महंगाई ने उनका जो है वो जीना दुश्वार कर दिया था। तो इसके लिए मतलब कि हमें ज़मीर से ये खुद हमारा जो ताजिर है उसको आदिल होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि आया कि एक दिन उसने जो सारे मामला कवर करके दुनिया से जाना भी है, तो कितना वो मुनाफा इकट्ठा कर लेगा उस सूरत हाल में और कब तक वो मुनाफा चला लेगा। अब हो गई उसके ज़मीर की बात। और दूसरा जो है, जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया, मैं आज आकर ज़िले इंतज़ामिया पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदारान ये हैं, शहर की देखभाल जो शहर का काम है, जिम्मेदारी है, इन पे है। अगर मसनूई किल्लत हो रही है तो करना बनता है, जो कि की भी गई, लेकिन कार्रवाई की मुस्तकिल मिजाजी फातिमा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके काम में मुस्तकिल मिजाजी हो। पता है हमारा ताजिर का आम तासुर यही है कि अच्छा आज के दिन कार्रवाई करके गए हैं, अब पता नहीं कब आएंगे।
तो वो 2 दिन के बाद फिर उसी कंडीशन में आ जाता है, वो इजी हो जाता अच्छा, है। इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक माइंडसेट होता होगा जहां पर आप दूसरों की मुश्किल का या एक मुश्किल वक्त का फायदा उठा सकते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे आज डेली नेसेसरी आइटम्स के लिए और किस तरह से रोजमर्रा की जो खाने पीने की अशिया हैं स्पेशली उनके हवाले से प्राइसेस हमें इन द पास्ट फ्यू मंथ्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आई है। क्या एक आम शहरी के लिए आज अपने घर में सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना पकाना या अपने बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड प्रोवाइड करना मुमकिन हो पाता है? एंड यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है कि स्पेशली अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की बात करें और हम कुछ नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू न्यूट्रिशन को लेकर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस तरह के मौजूद हैं और एक हाई परसेंटेज ऐसे बच्चों की है जो कि मैल नरिश्ड हैं इन वन वे और अनदर, जिसकी मेजर रीजंस चाहे वो हम प्रोटीन डाइट की बात करते हैं, चाहे वो हम बात करते हैं डिफरेंट आइटम्स की जो कि आपके खाने में इंक्लूडेड होने चाहिए जो कि नहीं हो पाते हैं और इसी की वजह से या तो उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, मेंटली वो फुली डेवलप नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट और हेल्थ इश्यूज, फिजिकल इश्यूज उनको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज उनको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं आगे बढ़ के अपनी जिंदगी के अंदर। अली, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेशली अगर बच्चों की तरफ देखते हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज की एग्जाम्पल लें तो बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट अगर हम अपने मुल्क में देखें तो एक लार्ज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो कि मैल नरिश्ड है, उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, फाइनेंशियली इनकम मौजूद नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट, भरपूर डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे ममालिक का जहाँ तक ताल्लुक है उनका तो हमसे जो मुवाजना है वो कम ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो हरगिज़ सहूलियात का फुकदान नहीं है, उनकी इकॉनमी बड़ी सेट है। जो ममालिक हैं एक उनमें अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल नहीं है, चल रहे हैं, सारी चीज़ें जो है बैक वक्त चलती हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए हमारे मुल्क का की देखा जाए तो यहाँ पर मसाइल ही इतने हैं। जो भी आपने टॉपिक उठाया है ये टॉपिक उठाया ही कम जाता है, मसाइल ही इतने हैं कि हम इनकी जानिब आ ही नहीं पाते। और इसमें जो सबसे अहम किरदार हो सकता है वो है स्कूल्स का, कि स्कूल्स में जो है वो बच्चों को जो ग़िज़ाइयत है, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, जो मुनासिब ग़िज़ा है उनको दी जाए। एक तो वो घर में जो है वो देखा जा रहा है कि एक हमारे जो आम रूटीन पर ब्रेकफास्ट चलता है, पराठा हो गया, बड़ा हैवी मील चलता है, पराठा हो गया, साथ में अंडे हो गए, तो वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर एजुकेशन का जो बुनियादी मसला है, यानी कि वालिदा इतनी ज़्यादा वेल नोन नहीं होती बच्चों के हवाले से कि इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों ये कोतवाली रोड स्कूल है, गवर्नमेंट एमसी हायर स्कूल, उन्होंने बड़ा अच्छा इसके हवाले से इकदाम किया कि उन्होंने बच्चों की जो न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाई जो मामला है उनके देखने के लिए एक स्पेशल जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम किया और उसमें ये रखा कि फ़लाँ चीज़ें जो हैं इसमें मीट का इतना इस्तेमाल होगा, इसमें हमने जो फ़लाँ चीज़ें इतनी डालनी है, अंडे हमने इतने इस्तेमाल करने हैं। और ये बच्चों को जो है रोज़ाना की बुनियाद पर, अब यहाँ पर उस स्कूल में रोज़ाना पहले बच्चों को नाश्ता करवाया जाता है, उसके बाद असम्बली होती है और उसके बाद जो है वो उनके तालीम के जो बाकायदा दर्स व तदरीस का अमल है वो चलता है। तो स्कूलिंग जो है, अगर स्कूल में तमाम स्कूलों में एक ऐसा सेट कर दिया जाए रूल, एक ऐसा मुनासिब जो है वो रूल सेट कर दिया जाए कि जी एक हर स्कूल में एक जो ग़िज़ाई एतबार से एक डॉक्टर बैठा होगा और वो बच्चों के जो है वो एक हफ्ते बाद कोई ऐसा मखसूस दिन हो जाए कि वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो बच्चों को देखा जाएगा किस बच्चे के साथ जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वालिदा को बताया जाए, जो सबसे अहम पिलर है घर का, जो स्तून है, जो घर के मामलात को देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, वो माँ है। अगर उसकी माँ को आगाह किया जाएगा, नहीं आप स्कूल में नहीं अफोर्डेबल है ऐसा मामलात के हम उनको ग़िज़ा दें, सब कुछ करें, लेकिन हम स्कूल में उनकी वालिदा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, हम वो हफ्ते की बुनियाद पर बुलाने के जी आपका बच्चा जो है वो इस कंडीशन में है, इसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप इन चीज़ों का जो वो बढ़ाएं। तो इस तरह से चूँकि स्कूल में आबादी ज़्यादा है, स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो इसमें कमी लाई जा सकती है। फ़कत एक स्कूल के ऊपर जो है, स्कूल में अगर चेंजिंग की जाए, कुछ एक डॉक्टर जाए। अब मसला ये है हमारे यहाँ पे कि डॉक्टर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अलग से डॉक्टर हायर कर पाएँ।
तो गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर सकती है डेली बुनियादों पर या हफ्ते की बुनियादों पर, वो अलग अलग स्कूल मुकर्रर कर दे कि जी यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर है इस दिन जाएगा और यहाँ पर बच्चों का चेकअप किया जाएगा, देखा जाएगा किन बच्चों में क्या मसाइल हैं और उनको हल किया जाएगा, और स्पेशली उनके वालिदैन को उस दिन जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज़ हाईलाइट की अली, जहाँ पर ऑफकोर्स मदर्स का वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेम गोज फॉर फादर्स एज वेल। आई थिंक आपके पेरेंट्स जितने वेल अवेयर हैं डाइट को लेकर, उतना ही आपके लिए आसान होगा या बच्चों के लिए आसान होगा। एंड इस पर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक आप आज अगर आप देखते हैं तो अनअवेयरनेस, ना अवेयर होने की वजह से आपको डिफरेंट इश्यूज देखने को मिलते हैं। जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको देखनी चाहिए एक प्रॉपर डाइट के अंदर, अगर आप एक प्रॉपर मील को देखते हैं, बच्चों के लिए फर्स्ट डिफरेंट होता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, एडल्ट टीनेजर्स के लिए डिफरेंट हो जाता है, एडल्ट्स के लिए और ज़्यादा डिफरेंट होता हुआ नजर आता है। बट इस पर कोई भी जिस तरह आपने बात की, एक इनिशिएटिव की आपने बात की, लेकिन ऑफकोर्स एक तो इनफ नहीं होगा। अगर आप रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं पाकिस्तान में, आप डिफरेंट इलाकों की बात करते हैं, मिलावट की अगर आप बात करते हैं जो आपको शहरी इलाकों में ज़्यादा नजर आती है, तो कंपैरेटिवली आपको दो डिफरेंट सिस्टम्स रन होते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है इन चीज़ों को लेकर, और एक दूसरी शहरी इलाकों में जहाँ पर आपको बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलावट नजर आती है। फातिमा, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे इदारों में एक चीज़ की कमी है और वो है मुस्तकिल मिजाजी। हमने एक दिन एक काम करना होता है और उसके बाद जब याद आएगा या फिर कोई केस होगा या फिर कोई वाकया रूनमा होगा, उसके बाद हमें याद आएगा कि हाँ ये फलां हमने काम किया था, फिर हम नहीं गए, अब हमें जाना चाहिए क्योंकि ये काम हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी स्पेशली इदारा है इस काम के लिए कि आप मिलावट को पकड़ें, आप शहरियों को सेफ एंड हेल्दी जो फूड है उसकी जो सहूलत है जो उनको प्रोवाइड करना है उसको यकीनी बनाएं। अब यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो काम करती दिखाई नहीं देती। माजरत के साथ हमें जितने फूड्स पॉइंट है, फैसलाबाद 80 से 85 लाख की आबादी का शहर है और हर सड़क पर आपको हर रोड पर जो 3 से 4 फूड्स पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अब वहाँ पर कितने जो शेफ़ है या कुक है या जो वेटर है, कितनों ने जो है वो ग्लव्स पहने हुए हैं, कितनों ने सर को ढांपा हुआ है, कितनों के जो बाल हैं वो ढांपा हुआ है उन्होंने सर को अपने को, कैसे काम हो रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप लोग जब जाएंगे हमारी जो फूड अथॉरिटी है तो यकीन माने कि आपके चुनिंदा से रेस्टोरेंट्स बच जाएंगे जो काम करने के काबिल होंगे, बकिया तमाम को बंद करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा इनिशिएटिव जो अचानक से कैसे लें, तो उसके लिए ज़रूरी जो आपने पहले बात की आगाही है, अवेयरनेस है। ऐसी जो प्रॉपर अवेयरनेस चलाई जाए फूड्स के हवाले से, जो आम तौर पर रेस्टोरेंट है, क्योंकि ज़्यादा जो तबका है हमारा जो मजदूर तबका है जो बाहर से लोग खाने पर मजबूर हैं, उनको हेल्दी डाइट जो प्रोवाइड करना है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसका काम सबसे अहम है कि अगर वो आसान तरीके से और जिम्मेदारी से अपना जो है वो काम अंजाम दे तो मेरे ख्याल से अच्छा जो फूड है वो हर एक आम शहरी की पहुंच में आ सकता है। अच्छा, फोर्टिफाइड फूड्स की भी बात कर लेते हैं अली, जहाँ पर आप डेफिनेटली मेक श्योर करते हैं कि आयरन रिच फूड्स या जो भी कैल्शियम रिच फूड्स, मेरी डोमेन नहीं है ऑफ कोर्स, इट्स नॉट माय एक्सपर्टीज, बट फ्रॉम व्हाट आई नो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है आपको मैल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए बच्चों को, उनकी स्टंटेड ग्रोथ जो कि एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, ऊपर से मेंटल स्ट्रेन जो कि हम अपने मुल्क के बच्चों में देखते हैं, स्ट्रेस या डिफरेंट और रिलेटेड इश्यूज की वजह से भी। फोर्टिफाइड फूड्स का कॉन्सेप्ट भी अभी यहाँ पर नज़र नहीं आता है, उस तरह से पॉपुलैरिटी नज़र नहीं आती है। कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको भी इंक्लूड किया जाए अपनी रेगुलर डाइट के अंदर। बिल्कुल अवेयरनेस से है ये सब कुछ फातिमा, अगर अवेयरनेस है तो ये सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ पर किसने क्या खाना है ये चीज़ें पता ही नहीं है। आप बात कर लें कि सर फ्रांसिस लुइस मेरे मैट्रिक में टीचर थे, वो कहते होते थे कि एक जो बच्चा है ना, हम बाहर यूके से उन्होंने अपनी जो है वो पीएचडी मुकम्मल की थी, और वो कहते होते थे कि वहाँ पर जो एक बंदा ऑफिस में जाता है ना, वो क्या करता है कि जिसने जाकर जैसा काम करना है उसने वैसी डाइट लेनी है। ठीक है, अगर उसने नॉर्मल काम करना है, ऑफिस में बैठना है, तो वो एक ब्रेड लेगा, साथ में थोड़ा सा बटर ले लेगा, काम कर लेगा। अब यहाँ पे हमारे ये है कि जो आम शहरी जिसने दुकान में जाकर बैठना है वो खा रहा है पराठे 2-2 देसी घी के, साथ में हैवी फूड ले रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो अपना निज़ाम चला रहा है। लेकिन जो आम मजदूर है उसके पास खुराक नहीं है, वो कम खुराक के साथ जाकर हैवी काम कर रहा है। तो अवेयरनेस की जो है वो काफ़ी ज़रूरत है इसमें। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, आई डू एग्री विद दैट कि ये एक
डेफिनेटली अनबैलेंस्ड है और आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की फूड आइटम्स नज़र नहीं आती हैं डाइट के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस को रिजॉल्व किया जाए, ना सिर्फ प्राइसेस के हवाले से कंट्रोल को इम्प्रूव किया जाए बट ऑल्सो मेक श्योर किया जाए कि एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी के पास वो हर डाइट की इंपॉर्टेंट चीज़ें असेसिबल भी हों, वो खरीद भी सकते हों, अफोर्डेबल भी हों। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की हमने रोज़मर्रा के खाने पीने के अशिया के हवाले से, किस तरह से डेफिनेटली प्राइस कंट्रोल के हवाले से इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा मैल न्यूट्रिशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको आज के वक्त में नज़र आता है। एंड डेफिनेटली हमारी आवाम के लिए, हमारे पाकिस्तान के शहरियों के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ों को काउंटर किया जाए। एक हेल्दी बैलेंस डाइट ना सिर्फ अफोर्डेबल हो बट आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, आपको आराम से आसानी के साथ वो मिल भी सकती हो। अवेयरनेस के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने टॉपिक को थोड़ा सा तब्दील करें। और यहाँ पर हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। इस डिस्कशन के लिए फजील अहमद हमारे साथ हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। फजील, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड ऑफकोर्स जिस तरह से मैं बात करी थी, डेफिनेटली डिफरेंट इशूज़ जो कि और भी फैसलाबाद शहर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम क्लॉथ मार्केट की बात करें तो ना सिर्फ प्राइसेस वहाँ पर भी आपको बढ़ती हुई नजर आती है बल्कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आम शहरियों पर, दुकानदारों पर आपको इक्वली होता हुआ नजर आ रहा है। फजील, ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस वक्त और क्या कोई इम्प्रूवमेंट कुछ अरसे में आपको नजर आता है? देखिए फातिमा, बहुत शुक्रिया। अभी कल मैंने ये खबर दी थी कपड़े की कीमतों के हवाले से कि 20% जो अभी सीज़न शुरू हुआ है सर्दी का, उसके साथ ही कपड़े की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। आप यकीन करें कि हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि आम आदमी जो है उसका 2 वक्त का खाना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। तो वो अपने तन पर पहनने के लिए कपड़े जो हैं वो भी एक बुनियादी ज़रूरत समझी जाती है। लेकिन आप देखेंगे जो आम आदमी को 800 का 700 का सूट मिल जाता था वो आसानी से ले भी लेता था, चलें किसी तरह, लेकिन अब वो उसकी पहुंच में नहीं रहा। 1000 रुपये 1200 रुपये में मिलने वाला सूट 1500 रुपये तक पहुंच चुका है। तो इसके बाद जो बात आपने की है दुकानदारों की, तो उनके हालात भी यही हैं कि जब कोई ख़रीदार ही नहीं आएगा तो उनका कारोबार जो है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। फिर उनके दुकानों के खर्चे, बिजली के बिल, किराए, ज़्यादातर तो मार्केटों के अंदर अब अगर जाएंगे तो आपको दुकानदार जो हैं वो किराएदार मिलेंगे। तो हालात ये हैं कि ये जो फैसलाबाद की मार्केट है, यहाँ पर पूरे मुल्क से ग्राहक जो हैं वो आते थे, यहाँ का रुख करते थे, क्योंकि टेक्सटाइल सिटी एक है फैसलाबाद हमारा। तो इस वक्त कारोबार की सूरत हाल जो है वो भी बिल्कुल, आप यकीन करें कि मार्केटों के अंदर जाकर देखें सन्नाटा है, दुकानदार परेशान हैं। शहरियों से पूछ लें, वो कहते हैं कि हमारा तो 2 वक्त का खाना जो है वो मुश्किल हुआ, तो कपड़ा हम कहाँ से ख़रीदने जाएं, वो कैसे ख़रीदें। तो जो ख़ास तौर पर इस दौर के अंदर महंगाई है वो उसने आम आदमी का, ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए जीना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 50% के करीब बंद है इस वक्त फैसलाबाद के अंदर। तो जब इंडस्ट्री 50% बंद होगी, वो उसकी पैदावार जो है वो रुक जाती है। तो इसमें होता यह है कि चीज़ों की शॉर्टेज सामने आती है। जब आपकी पैदावारी जो मशीनरी है या फिर यूनिट्स हैं वो बंद हो जाएं तो वो उससे तो फिर यही होता है ना कि आपकी जो शॉर्टेज है चीज़ों की वो सामने आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। आप दुकानों में, गोदामों में जाकर देखें, वहाँ पर कपड़े के ढेर लगे हुए हैं क्योंकि बिक नहीं रहा, ग्राहक नहीं है। इंडस्ट्री बंद होने के बावजूद आपका कपड़ा जो है वो सिर्फ मार्केटों तक महदूद है, उधर स्टॉक है, कोई ग्राहक नहीं है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कपड़े का ख़ास तौर पर जो कारोबार है वो शदीद मुतासर है, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। लोग सिर्फ अपने पेट का सोच रहे हैं इस वक्त कि हम अपना खाना जो है वो 2 वक्त का पूरा कर लें, कपड़ा तो बाद में बात आ जाती है। आप यकीन करें कि एक दिन मैं इस फैसलाबाद शहर के जाने पहचाने सियासी कारोबारी शख्सियत है उनके पास बैठा हुआ था,
तो उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर मेरे पास आया तो उसने मुझे कहा कि जी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो क्या आपके लिए कोई कपड़े वगैरह ले आऊँ, दर्जी को दे आऊँ? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने पिछली गर्मियों में ज़्यादा सूट सिलवा लिए थे, इसलिए अब मैं नहीं सिलवा सकता। वो कह रहा था कि उसको तो मैंने ये कह दिया, लेकिन मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। तो आप यकीन करें कि जिस शहर के अंदर कारोबारी और अच्छा कारोबारी वो बंदा था, उसके ये हालात हों, तो एक आम आदमी, इस फैसलाबाद मजदूरों का शहर समझा जाता है, तो आम आदमी के इस वक्त क्या हालात होंगे। एंड ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, अनफॉर्चुनेट है कि हम आज भी अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, जहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ों को बेहतर होते हुए देखते हैं तो उसके ऑपोजिट आपको बहुत सारी और चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आती हैं। सिर्फ अगर क्लॉथ मार्केट की ही बात कर लें, अली, आपके ख्याल में और आपकी ऑब्जर्वेशन में एक आम खरीदार के लिए किस तरह की मुश्किलात आज के वक्त में एग्जिस्ट करती हैं? कपड़े के लिहाज से तो जी कपड़ा, चूंकि जैसे फजील भाई ने बात की है कि कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, और सीजनल, अब जब सीज़न चेंज होता है तो सीजनल कपड़े लेने के लिए शहरी शब जाते हैं, दुकानों पर रुख करते हैं, तो आगे से जो अफोर्डेबल कीमतें थी वो अब अफोर्डेबल नहीं रही। कुव्वत खरीद जो है वो अब कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं जो चीज़ें हैं। एक आम सूट है, अगर जो हर बंदा जो पहन लेता था, मतलब कि गर्म कपड़े जो हैं, जो 600 वाला सूट था, अब वो 1000 से 1200 रुपये में अवेलेबल है, और वो भी मुश्किल मिलता है एक अच्छी खासी बहसो तकरार के बाद। अब जो आम शहरी है वो तो यही सोचता है कि भी जो पिछले सीजन के पड़े हुए हैं उनको यहाँ फिर चला लिया जाए, या फिर जो है कपड़े पर बहुत ज्यादा, अब चूंकि बुनियादी सहूलियात ही पूरी नहीं होती, तो कपड़ा चूंकि सेकेंडरी सहूलियात में आता है कि पिछले जो है वो पहन लेंगे, नया ना लें, लेकिन जिन्होंने लेने हैं उनके लिए मसाइल हैं। जिनको ज़रूरत है कि भाई नहीं, अब तो वो पिछला जो कपड़ा है वो ख़त्म हो चुका है, अब लेना ही लेना है, तो 1200 रुपये से 1500 रुपये का जो सूट है एक आम, जो वो 600 रुपये में खरीदता रहा है, तो जाहिर बात है उसको मसला बनेगा, और बनता भी है। तो इन सूरत हाल में जो शहरी हैं वो यही देखते हैं कि यार कैसे कीमतें काबू में आएँ और किस तरफ जाएं, जब जो हमें दिखाई दे कि कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में हैं। हर सेक्टर में कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कपड़े हों, सब्जियां हों, अशिया खरोनोश हो, आटा हो, टायर्स की कीमतें हो, स्टेशनरी हो, हर तरफ जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और कुव्वत खरीद जो है वो बंदों की कम है, बेरोजगारी है। अभी आप देख लें कि ये मिल्लत रोड पे, ये आपके नूरपुर जो है रोड पर मजदूर तबका खड़ा है, ठीक है, वो कहते हैं कि जी तामीराती सामान इतना महंगा हो चुका है, हमारी जो दिहाड़ियाँ रोजाना लग जाती थी, इस हफ्ते में कोई 6-7 दिहाड़ियाँ, जो 5-6 दिहाड़ी लग जाती थी हमारी, एक दिन फ्री होता था, अब सूरत हाल ये है कि 2 से 3 बमुश्किल लगती हैं, क्योंकि तामीराती सामान बहुत महंगा हो चुका है। सीमेंट की बात कर लें आप, 1000 से ऊपर की बोरी हो चुकी है। एक आम बंदा जो है वो हर तरफ से पिसता जा रहा है, तो कपड़े की खरीदारी तो बहुत दूर की रह जाती है इस लिहाज से। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको ये एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री में नजर नहीं आता, बल्कि हर इंडस्ट्री के अंदर यही सूरत हाल है, जहां पर मजदूर, एक आम शख्स पिसता हुआ आपको नजर आएगा। फजील, गवर्नमेंट का इस हवाले से क्या रद्द अमल है, और क्या कोई प्लानिंग है हमारे पास इस वक्त? देखिए फातिमा, हमेशा से यही हर दौर के अंदर हालात रहे हैं कि जब भी आप देखें, गुर्बत की बात करें, रोज़गार की बात करें, तो मसाइल हमारे मुल्क के अंदर हमेशा रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि किसी भी हुकूमत की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर बैठकर कोई डिस्कशन की गई हो कि हमने अपने मुल्क से गुर्बत को कैसे ख़त्म करना है, अपनी मईशत को कैसे हमने स्टेबल करना है। सिर्फ बात होती है तो वो अपनी मीटिंग्स में सिर्फ अपने वोट बैंक की बात करते हैं, सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं कि जिससे उनको पता चल सके कि फ्यूचर में भी लोग उनको ही वोट करेंगे। सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ पर गौर किया जाता है, इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता। अगर आप यकीन करें कि सिर्फ इस मुल्क की मईशत के लिए कोई हुक्मरान जमात जो है वो सोचने बैठ जाए, वो ये तय कर ले कि हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए फ़ैसले करने हैं, तो 50 साल या 40 साल तो बहुत दूर की बात है, 10 साल में सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि वो जो ये सोचेगा वो खुद को ठीक करने की कोशिश करेगा। जब हम खुद को ठीक कर लेंगे तो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो हुकूमत कोई भी हो, वो चाहे पिछली हमारी गवर्नमेंट थी, ना उसकी जानिब से कोई भी ऐसा स्टेप लिया गया कि जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हमें नज़र आए।
हर बंदा सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट की बात करता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ। और जब तक आप सिर्फ अपना सोचेंगे, अपने साथ वाले भाई का नहीं सोचेंगे तो यकीन करें कि वो उससे परेशानी आपको भी रहेगी। आप सिर्फ एक फैमिली को सोच लेना कि एक फैमिली में से आप 2 या 3 भाई हैं और आप खुद का सिर्फ सोचते रहें और खुद आप तरक्की कर जाएं और आप उनका हक मार लें, कल को यकीन करें कि आप खुद को ये अपने जवाबदेह होंगे। आपका ज़मीर कहेगा कि यार वो आखिर मेरे भाई थे। एंड ऑफ कोर्स जब आप अपना सोचते हैं, सोचना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी और को इग्नोर करके या उसकी जो ज़रूरियात हैं उसको बंद करके आप कभी तरक्की नहीं कर सकते ज़िंदगी में। लॉन्ग टर्म तरक्की एटलीस्ट आप नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ आपके रास्ते में रुकावट जरूर बनेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मैं जाएगा हमारे साथ है। वेलकम बैक। सीरियस चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और आज हमारे फर्स्ट हाफ में हमने बात की माल न्यूट्रिशन के हवाले से, किस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से आम अशिया, जो खाने पीने की अशिया हैं, वो एक आम शहरी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए ख़रीदना, उनकी अफोर्डेबिलिटी कितनी मुश्किल हो गई है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे इश्यूज़ रिलेट बैक करते हैं बैड गवर्नेंस से। वो चाहे आप लोकल बॉडीज़ के हवाले से कहते हैं, चाहे वो आप प्रोविंशियल लेवल पर कहते हैं या फिर आप नेशनल गवर्नमेंट में कहते हैं, बट हर जगह पे आपको बैड मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस नज़र आती है। जब तक हम इन सारे इश्यूज़ में एक बेटर स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर लेते, एक नॉन करप्ट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर लेते, तब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे मोर और लेस। क्लोथिंग सेक्टर के हवाले से भी बात की, किस तरह से इन्फ्लेशन की वजह से एक आम खरीदार के लिए चीज़ें पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ना तो उस तरह से खरीदारी होती है, ना ही उस तरह से प्रॉफिट्स हो पा रहे हैं। बिजली के बिल्स की आप बात करें, आप टैक्सेशन की बात करें, वो बढ़ती जा रही है, बट लोगों का मुनाफा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनकम तो नहीं बढ़ रही, लेकिन आपके ऊपर जो वजन है, जो बोझ है डिफरेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, खर्चों का, वो भी कहीं पर कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना जो नेक्स्ट हाफ है उसके अंदर एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से बात करें। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के शहरियों के लिए बट ऑल्सो हमारे पाकिस्तान की GDP इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर हम कुछ पिछले सालों का एनालिसिस करें तो या तो आपको बहुत अच्छा वक्त नज़र आया है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, या फिर आपको एक डाउनफॉल नज़र आई है। हमारे कंपेटिटर्स, जिसमें आप इंडिया की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, जो कि हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और अभी तक हम उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कोशिश करेंगे डिस्कस करें, डिफरेंट पॉलिसीज़ के हवाले से बातचीत करेंगे, कहाँ पर रिलीफ दिया जा सकता है, टैक्सेशन की बात करेंगे, कहाँ पर गलत हो रहा है एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ, और कहाँ पर इवन लेबर की अगर हम बात करते हैं तो उनको किस तरह से डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इन सूरत हाल के अंदर। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इन्हीं चीज़ों को लेकर। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तैयब साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड फरूक खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अबूमा हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से मैं बात कर रही थी, डेफिनेटली एक्सपोर्ट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी GDP के लिए, ओवरऑल इकॉनमी के लिए। आपके ख्याल में कहाँ पर वी वेंट रॉन्ग, और पिछले 6 महीने में, इसी साल की अगर बात कर लेते हैं, क्या हुआ पॉलिसीज़ के हवाले से कि जो सेक्टर हमें प्रोजेक्टेड नज़र आ रहा था ग्रो करता हुआ, उसकी ग्रोथ रुक गई? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में सबसे पहली जो चीज़ है नहीं, वो तो है कि हमारी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी जो है ना जी, वो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर ऑब्वियसली बात है हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। तो एक मेजर तो जो की पॉइंट है ना वो तो यही है। अब इसमें अगर आप देखिए डिटेल में जाएं तो इकोनॉमिकल हमें वो इन्होंने FATF में चक्कर में डाला हुआ था, अभी वो कहते हैं कि हमें उस पर से ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया है, तो अभी उसके असरात अभी आने वाले वक्त में आएंगे। अच्छा। लेकिन अभी जो पीछे कुछ 6-8 महीने गुजरे हैं, इसमें इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, हमारी हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सीड किया, तो उस चीज़ ने बहुत बड़ा इफेक्ट, बैड इफेक्ट किया है आम जनरल पब्लिक को। हमारी कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल नहीं रही।
फिर उसमें जो फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे ज़ाहिर बिजली नेशनल लेवल हमारा नेशनल इशू है इस वक्त, पावर क्राइसिस जो चल रहा है उसका इशू है। बिजली हमें अगर वो नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से हमारी इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। सो बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी आई हैं जिस वजह से हमें बड़ा अफेक्ट किया है। अभी हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी डिक्लाइन हुई है। मजीद मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देखें पिछले 5-6 महीनों में तो हमारी एक्सपोर्ट डाउन जा रही है। तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं ना, एक पावर फैक्टर अकेला नहीं है, उसमें सारे फैक्टर मिला के तो हमारा इफेक्ट तो हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारे मुल्क को फर्क पड़ा है ना जी। हमने तो देखना कि हमारे मुल्क का बेनिफिट कहाँ पर होता है, हम तो उस चीज़ को हमने करना है। अच्छा, एंड आपने जिस तरह से हाईलाइट किया ग्रे लिस्ट के हवाले से, एंड आई डू थिंक एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सर अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, इससे पोटेंशियली आगे चलते हुए क्या फ़ायदा हो सकता है हमारी इकोनॉमी को? इकानमी को फ़ायदा का शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। मतलब कि फ़ायदा इसका क्या होना, फ़ायदा कि देखो ना, पहले जो गैस है वो कराची में $4.5 की, सिंध में मिल रही, हमें $9 की मिल रहा है। पाकिस्तान में ये ऐसा सिस्टम है। उसके बाद हमारा जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनी थी वो 2000 से लेकर 2025 तक, उसमें उन्हें सब्सिडी जो थी ना DLT वो हमें 5 साल के दी थी। इस गवर्नमेंट ने आते ही से बंद कर दिया। उसके बाद जो होता है हमारा रिबेट को भी चेक आ जाते थे छोटे छोटे, वो भी बंद हो गए। सेल टैक्स जो हमारा ही पैसे कलेक्ट किए हुए हैं 2 माह से, अब उसको ये किया हुआ कि वो भी रेंगुलर कॉल है, वो पेमेंट नहीं कर रहे, जो हमारे पैसे हैं उसको उनको भी नहीं, वो भी नहीं हमें दे रहे हैं। और दूसरा है कि लास्ट ईयर जो सी फ्रेट था जो अमेरिका के लिए $17,000 था, जो नॉर्मल $2,500 होता था, उसके बाद इंग्लैंड के लिए $10,000-12,000 था। हमारी जितनी तो हमारे पास था लिक्विडिटी वो सारी वो तो शिपिंग कंपनियां ले गई। हैपिक लाइन ने खुद कहा था कि हमने जो 6 माह में कमाया हमने को 20 साल में नहीं कमाया। उसकी जो सिचुएशन है कि हमारा सत्यानाश हो गया। उसके बाद बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 42 बिलियन है और हमारी बड़ी मुश्किल से 31 बिलियन पर पहुंचे। अब मेरा ख्याल इस साल तो हमारे उधर 8-10 मिलियन या 15 मिलियन तक जाएगी, बड़ी मुश्किल है। क्योंकि मार्केट इस कदर आज आके चीज़ लेने जाए तो 10 रुपए की, कल को ले जाए 50 रुपए की। 30 सिंगल का जो कॉटन का बैग वो हम लेते रहे, वो लेते रहे हमें 15,000-16,000 का, अब 31,000 रुपये का, डबल रेट बढ़ गए। क्या करें? और फैक्ट्रियाँ दिन ब दिन बंद हो रही हैं, लोग निकाल रहे हैं और इसमें ये बाद में प्रॉब्लम आएगा कि चोर डाकू ज़्यादा होंगे, मुत्ता शुरू कर देंगे, लोग बाद में अगवा करेंगे। बच्चे तो अभी अगवा कर रहे हैं, बड़े भी अगवा कर लेंगे, ये सिचुएशन होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो पहले ही हमारा ठीक नहीं, अब और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए कि ये हालात जो सिचुएशन बहुत बुरे हैं। और उसके बाद अगर जो SME है, स्मॉल मीडियम अपूमा जो SME है, अपूमा स्टैंड कर दी ऑल पाकिस्तान बेडशीट अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन 1983 में बनी थी। तकरीबन को 40 ईयर हो चुके हैं। इसका हेड ऑफिस मुल्तान है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद के इसके मेंबर्स हैं और टोटल मोर देन 600 मेंबर्स हैं। सबसे पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बिगेस्ट एसोसिएशन है और 350 हमारे मेंबर हैं फैसलाबाद के। उसमें ये है कि जो असलाफ फंड के लिए हमारा जो एनर्जेटिक था एक्स चेयरमैन आरिफ हसन मलिक, उसने बहुत कोशिश की, 9 बिलियन इकट्ठे किए सारे मेंबरों से फ्लड के लिए। उसके बाद उन्होंने टेंट भेजे, लाहौर थ्रू आर्मी सप्लाई दी हमने बलूचिस्तान में। उसके बाद आज़ाद राह के थ्रू हमने खाने के पैक बना के बलूचिस्तान में हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट करवाए। अब भी वो कह रहा है कि उसको क्विल्ट्स हैं और मैंने खुद 5 लाख रुपए इसमें दिया। और मेरा बड़ा बेटा कर्नल है, फुल कर्नल आर्मी वजीर, आजकल वाना में उसकी अपॉइंटमेंट है। उसने कहा अबू जी आप ऐसा करें, डेरा इस्माइल खान में बहुत सर्दी है और मैंने हैवी क्वालिटी डालकर, मेरी खुद फैक्ट्री है क्विल्टिंग की, डालकर 600 GSM वो हमें वहाँ क्विल्ट 395 भेजे, जिसकी कास्ट तकरीबन 5-6 लाख रुपए बनती है। जितने भी हैं ये एक्सपोर्टर, ये इनमें डोनेशन का, खैर डोनेशन तो पाकिस्तान में वैसे ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं। मगर जो हमारे मेंबर हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, जैसे मेल ऑन बड़े बड़े मतलब कि मीडियम, वो इनमें मतलब कि सेक्रिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इनमें मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे अबूमा के मेंबर्स ने माशाल्लाह बड़ा कॉपरेट किया, बहुत कॉपरेट करते हैं, हर जगह कंट्रीब्यूट करते हैं।
इसमें उन्होंने काफ़ी सारा हमें मतलब हम आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि एक नेशनल काज था, एक नोबल काज है, हमारे मुल्क के लोग हमारे अपने भाई हैं जो काफ़ी परेशान हैं। तो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह एबूमा का जो वर्किंग है वो सबके सामने है, ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ आएगी। बल्कि हमारी इन चीज़ों को, हमारी कोशिशों को सराहते हुए जो हमारी फैसलाबाद चैम्बर है उसने भी अपना तमाम बजट भी और तमाम एक्टिविटीज़ भी सारी वो हमें पास ऑन कर दी कि आप हमारे बिहाफ पे तमाम चीज़ें पैक कराएं, उसकी तरसील करें, उसको ट्रांसपोर्ट, उसकी तमाम लॉजिस्टिक की, उसकी परचेज़ की, हर चीज़ जो हमारे एबूमा ने किया। तो अलहमदिल्ला हमारी टीम ने बड़ी एफर्ट की है, हमारे चेयरमैन साहब उनकी बड़ी एफर्ट थी इसमें, और ये अलहमदिल्ला काफ़ी। और भी लास्ट हमारी येस्टरडे हमारी लास्ट मीटिंग इस बारे में हुई है, जो हमने हमारा चौथा पाँचवां जो सप्लाई का तो है वो चला गया वहाँ पे। तो ये इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जी हम किसी के या आर्मी को देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी पाक फौज का बड़ा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो अदरवाइज अगर जो जाते हैं, बल्कि हमें तो आर्मी वालों से भी कहा भी आप खुद जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते, तो हमने अपने बंदे भेजे हैं तो वो वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे फैसलाबाद चैम्बर वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे एक फैसलाबाद टाउन के नाम से बलूचिस्तान के एरिया में, जो रिमोट एरिया बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, तो वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉज है, कोशिश कर रहे हैं इसमें सारे हमारे फैसलाबाद चैम्बर के हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी कोशिश की इसमें कि एक ना फैसलाबाद टाउन के नाम से वहाँ पर ना एक ले लिया जाए जगह, मतलब कि वहाँ जो गांव हैं, कुछ ऐसे गांव हैं, उनको हम गवर्नमेंट से हम ले लें और हम उसको रिहेबिलिटेट पूरा उसको रिडेवलप करके घर भी बना के दें। कोई राशन वगैरह वहाँ काफ़ी ज़्यादा पहुँच गया, लेकिन अब जो कि सर्दी आ गई है वहाँ पे हम हमारे अभी शुरू हुई, वहाँ पे भी शुरू हो रही है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको शेल्टर की। तो शेल्टर होम के लिए उन्होंने मॉडल होम भी कुछ बने हैं, उसकी काफ़ी वर्किंग जारी है। तो इंशाल्लाह वेरी सोन हम जो है ना उसमें हम काफ़ी एक ब्रेक थ्रू करने लगे। अच्छा, ये आपने बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात की, जो कि शायद इतने डिफरेंट इश्यूज और डिस्कशंस चल रहे होते हैं कि शायद हाईलाइट नहीं हो पाती एज मच एज होनी चाहिए, एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू। आपने जिस तरह शेल्टर की बात की, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त लोगों को शेल्टर की ज़रूरत है। फूड आइटम्स, आई थिंक नेसेसरी फूड आइटम्स, क्लोथिंग, गर्म कपड़े और शेल्टर, आई थिंक ये तीन चीज़ें हैं जो कि सबसे हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आनी चाहिए। तो जब भी आप डोनेट कर रहे हैं, जहाँ तक आप अपने खुद से कर सकते हैं, किसी आप जिस तरह आपने हमारी फ़ौज की बात की, पाकिस्तान आर्मी की बात की, आप उनके साथ मिलकर किस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आप अपने पर्सनल बिहाफ पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहते हैं, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट डेफिनेटली आई थिंक इस वक्त एवरीथिंग एल्स असाइड, ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी हमारी तरह के लोग हैं और उनको इस वक्त ज़रूरत है, उनकी फैमिलीज़ को ज़रूरत है। और यही आई थिंक एक अच्छे मुसलमान होने के, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करें कि क्या हम कर सकते हैं उनके लिए। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने वसाइल के मुताबिक हर कोई कर सकता है, जितना कोई कर सकता है उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें यही कि खैर का जो सागदार है खैरवान अर्जटे का, उसने 2-3 काम किए हैं। एक $200 240 से 218-19 पे ले गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब दिसंबर तक वो 200 के करीब या लेस 200 से लेगा। जो भी किया उसमें कर रहा है, उसकी एफर्ट है, उसकी एक्सपीरियंस भी है और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जब तक डॉलर 180-190 तक न आएगा बिजनेस नहीं चलना, क्योंकि इसमें मार्केट अनस्टेबल है। दूसरा है कि जितने 8 बैंक का जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ बुनियादों को हिला कर रख दिया, ये जो डॉलर अप गया, मसनूई डॉलर गया, ये सिर्फ 8 बैंकों ने किया और इनको चाहिए था कि उसने 3000 अरब रुपया कमाया बैंकों ने। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से कि आप प्लीज़ इनकी जितने पैसे हैं, क्योंकि ये सारे पैसे हमारे पब्लिक के थे, इन पैसों को इकट्ठा करके अपने खजाने में ले जाएं, इनको माफ था कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करें। हम तो पाकिस्तान को बनाने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान को जाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जितने भी बैंक हैं उसके ऑनर जो बैठे बाहर आउट ऑफ कंट्रीज हैं, उनमें 1-2 पाकिस्तान के होगा, बल्कि सारे आउट ऑफ कंट्री है। और इन बैंकों को इस किस्म नसीहत इतने स्टेट बैंक को चाहिए हैवीली जुर्माना करे और उसको पैसे जितने रिकवर करके सारे बैंक को दो। सागदार कर तो रहा कोशिश बहुत, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसने जो 20 रुपये का यूनिट कर दिया, पहले $9 पर यूनिट था,
भी इसे करते भाई इससे बेहतर था कि वो फिर जो प्रॉब्लम आ जाता है जी लोकल में ये हो गया, लोकल ने इस्तेमाल कर ली बिजली इस रेट से। हम तो यही कहते हैं कि हमें भी पूरी जो मार्केट के हिसाब से बिजली दें और हमारी सब्सिडी जो बहाल कर दें, उसमें हमें फ़ायदा होगा, ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम ना हो कि जी लोकल वाले जो हैं वो आप बिजली का रेट कम करके ये करके बाद में FIR उनके पीछे लगी रहती है, FBR उनके पीछे चलते रहते हैं। तो इस बात से बेहतर यही था कि आप इसको करें, और एक तो एनर्जेटिक है, काफ़ी उसका एक्सपीरियंस भी है, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ करेगा और डॉलर को स्टेबल लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर डॉलर जाए एक्चुअल उसकी प्राइस जो 180-190 के दरमियान है, ये नहीं कह रहा, सब दुनिया कह रही है। और उस वजह से यही है कि जो जितने IMF ने कहा कि जो हमारी सब्सिडियाँ ख़त्म की हैं, तो वो बांग्लादेश में 20% सब्सिडी दे रहे हैं। हमारी वो 3% होती थी, 1.5% पहले देते हैं, 1.5% जो आपकी परफॉर्मेंस होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 10% आपके एक्सपोर्ट लास्ट इन इंक्रीज होगी तो मिलेगी। उसमें भी वो सारा साल लगा रहते थे, नहीं इस नाते इन्होंने ये किया को 40 के 45 अरब रुपया जो तो वो हमको दे दिया। अभी भी 32 अरब DLT की हमारे मेंबरों की एक्सपोर्टरों की अभी भी गवर्नमेंट की तरफ रहती है। इसमें मतलब कि गवर्नमेंट जब हम लेगा कोई अपनी नहीं देगा, हेल्प नहीं करेगा तो एक्सपोर्ट नहीं चलता, क्योंकि हमने वहाँ मुकाबला वहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं बैठे, वहाँ इंडियन बैठे, बांग्लादेश बैठे, चाइना बैठा है, उनको कार्ड करके हम देखो वो हमारे को रिश्तेदार नहीं है। एंड दोज आर सम वेरी टफ कंपेटिटर्स। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आप जितना लाइटली आई थिंक लेते हैं उतना नहीं लेना चाहिए। इवन तो पाकिस्तान की अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो लग्जरी आइटम्स में काउंट होते हैं। आप अगर बाहर के ममालिक में अगर आपका कभी इतफाक हुआ हो जाने का, तो आप रियलाइज करेंगे कि मेड इन पाकिस्तान इज समथिंग वेरी हाईली सॉट आफ्टर और काफ़ी पसंद किया जाता है पाकिस्तान के आइटम्स को। लेकिन प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंपेटिटिव प्राइस देंगे तो आप मार्केट के अंदर कर सकेंगे। असल में कंपेटिटिव प्राइस की बात वहीं आ जाती है ना जी, कि हम जब अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड करना मकसद है ना कि हमें पॉलिसी ऐसी बन जाए, हमें इन्फ्लेशन इतनी जल्दी से हमें इसलिए पिछले सालों में हो गई है, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो सकता है ना जी, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मीट कर रही। सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर्स आपकी जो प्राइस है उसको बढ़ाने में इम्पैक्ट करते हैं? देखिए उसमें काफ़ी सारे मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आप इसमें मेजर में इसमें हमारी पावर सेक्टर में बिजली के हमारे जो टैरिफ है, मतलब कि देखें ना विद इन कंट्री हमारा कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, मतलब आप देखें, एक आपने बात की इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की या हमारे कंपटीटर जो भी बाहर करते हैं, लेकिन हमारा विद इन कंट्री आप देखें प्रोविंशनल कंपनी, सिंध वालों को सस्ती मिल रही है, पंजाब वाहिद प्रोविंस है जिसका टैरिफ हर चीज रेट ज्यादा है। अच्छा, इसके पीछे आपके ख्याल में क्या रीजन है? देखिए पॉलिसी की कमी है, लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग है। मतलब कि कोई वहाँ पे एनर्जेटिक लोग ऐसे बैठे हों जो पूरी एक विजन के साथ देखें कि भाई हमने पूरे मुल्क, अब पंजाब कहते हैं बड़ा भाई है, होनी चाहिए ना, पंजाब बड़ा भाई है, बड़ा सूबा है और पूरे मुल्क को फीड भी करता है। यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होती हैं। हमारा टेक्सटाइल मेजर सेक्टर है। टेक्सटाइल के अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मशीनरी आइटम, सर्जिकल आइटम, फार्मास्यूटिकल, बहुत से आइटम ऐसे। लेकिन अब यह है कि हमारी पॉलिसी को नहीं चाहिए कि यार उसको कोई बेनिफिट भी मिलना चाहिए ना। मतलब कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बना रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, और हम बिजली का रेट भी ज़्यादा दे रहे हैं, गैस का रेट भी ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब ये गलत चीज़ है ना जी, अनफेयर बात, अनफेयर है ना मतलब। अच्छा, लेबर की अगर हम बात करते हैं, कुछ महीने पहले तक फैसलाबाद शहर में लेबर शॉर्टेज तक बात पहुंच चुकी थी। बाहर से लोगों को दूसरे शहरों से बुला रहे थे। 22 वर्ष हो चुका है। मैं यही अब तो निकालने शुरू कर दिया, फैक्ट्री निकाल रही है, और हाफ टाइम पे आ गए हो रही है। लेबर ने कहा तो वो लेबर यही कल को डाके डालेगी, चोरियां करेगी, और उसके बाद वो बच्चों लोगों को अगवा करेंगे। यही अल्टरनेट तो यही होगा ना। अच्छा, हाफ टाइम पे आ चुकी हैं, जहां तक हाफ टाइम से भी नीचे जा चुके हैं, हाफ टाइम से भी नीचे जा चुके हैं। 50 से 60% तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, मशीनें बंद है, फैक्ट्री बंद है। अब हम बिलोंग करते हैं एक SME सेक्टर से। हम छोटे जितने हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या छोटे टारगेट हैं उनसे, अब वो उनको सर्वाइव कर रहे हैं। एक तो वो फाइनेंशियल क्रंच में, ऑलरेडी उनका कैश कैपिटल जो है गवर्नमेंट के पास है, सेल टैक्स की मद में उन्हें रिफंड नहीं मिला। वो फास्टर सिस्टम चला था, बड़ा एफिशिएंट, उसने कुछ अरसा ही काम किया, उसके बाद अभी वो फिर ब्लैक में पीछे चला गया। अब अपना हमारे पैसे हैं, एक्सपोर्टर के पैसे हैं, और वो गवर्नमेंट के पास विलडुआ हुआ। अब वो निकलेंगे, आप आगे नेक्स्ट वर्किंग कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें
काफ़ी जो है ना वो पैनिक बन जाती है। इस वजह से क्या होता है, वो बंदे का ना वो मोरल ही डाउन हो जाता है कि वो कहता है यार मैंने क्या काम करना है। उसके बाद जो रीफाइनेंस है पहले 3% था, स्टेट बैंक देता था एक्सपोर्टरों को, अब वो 10%। अब बताओ ना, जब 3 गुना आपने बढ़ा दिया तो एक्सपोर्ट कैसे होगी? वो तो सारा दिन आप हर क्वार्टरली अपने पैसे इकट्ठे करके इनके मार्कअप जो किस्त था इंस्टॉलमेंट वो ही देता रहेगा। इस वजह से कि सिचुएशन है मतलब कि पॉलिसी कोई नहीं, बस पॉलिसी जो हमारा ये कि एक गवर्नमेंट आती है, जो पॉलिसी बनी उसको खत्म करके वो नई पॉलिसी। अच्छा, ये क्यों होता है? वाई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी क्यों आप लोगों के ख्याल में नहीं चलती रहती? असल में हम शुरू से, जब से मुझे आई हैव स्पेंड 25 years नाउ इन बिजनेस, मैं एक्सपोर्ट ही कर रहा हूँ, तो वो शुरू से ऐसा ही चल रहा है। अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना जी, वो आपस में वेरी करते हैं। गवर्नमेंट चेंज हुई है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन जैसे ही पिछला सेटअप खत्म होता है, नया सेटअप आता है, वो अपनी पॉलिसीज देखते हैं एडवांस के, भाई हमने किसी आपको हमें अपने वोट बैंक कैसे क्रिएट करना है, हमने करना है, तो वो उस हिसाब से उसको लेके चलते हैं। मतलब कि जनरल परसेप्शन जो एसएमई सेक्टर का यही है कि भाई हमें, अगर आप जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है पिछली गवर्नमेंट ने, जरूरी तो नहीं है कि नई गवर्नमेंट ने वो मस्ट है कि उसने यार उसको रिवाइज करना ही करना। अगर वो सही काम कर रही है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। उस पे ऐड ऑन किया जा सकता है। अमेरिका में है ना, अमेरिका में गवर्नमेंट आती जाती, जो पॉलिसियां बन गई दूसरी गवर्नमेंट आती पॉलिसी को कभी खत्म नहीं करती, उनकी पॉलिसियां वही चलती हैं। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि जो पॉलिसी बन गई उसको चलने दो, उसका टाइम पूरा कर, उसके बाद आपने जो अमेंडमेंट का निकाले वो आते ही उसको खत्म कर, आते डीएलटी 25 ईयर तक 2025 तक टेक्सटाइल मतलब कि पॉलिसी में 20 मतलब डीएलटी थी, अब उन्होंने आते ही खत्म कर दी। 2025 तक जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी लास्ट 2022 में खत्म कर दी। देखो ना, 3 साल बड़ी वर्किंग की थी हमारे एक्सपोर्टर्स ने, एसएमई सेक्टर ने, हमारे फैसलाबाद चैम्बर से बहुत वर्किंग गई थी उस पर, उसको अप्रिशिएट किया गया, एक्नॉलेज किया गया। जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उसको बढ़ के उसको कैबिनेट से भी पास करा ली, सारा कुछ हो गया। फिर खैर वो उसको एप्लीकेबल करने में वो लटका के काफ़ी टाइम गुजार दिया। फिर जब वो अप्लाई की तो पता लगा कि वो 2025 से वो 2022 करके वहाँ उसको ख़त्म कर दिया। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि एसएमई सेक्टर ऐसे वो ग्रो नहीं कर सकता। आपने जो बात की ना जी FATFs की, बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पता ट्रांजैक्शंस में, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, अब एक्सपोर्टर जो होता है उसके पास छोटा सा सरमाया होता है, उसी कैपिटल का से उसने घुमाना होता है। हमारा क्या था कि एक पेमेंट आई है, वो हमें अपने बैंक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जी FATF की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा जी कि आप बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस उन्होंने बहुत ज़्यादा मांग लिए, मतलब कि उसकी कोई फॉर्मेलिटीज थी, एंड जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता था। टाइम ज़ाया होता था। जैसे अगर वह थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है तो वो हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि दिन लगा देते हैं। अच्छा, एंड यही आई थिंक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम ग्रे लिस्ट से तो निकल चुके हैं, लेकिन उसका एक तो फ़ायदा क्या होगा और किस तरह से उसको एक्चुअली में हम ये यूटिलाइज करना है इस अपॉर्चुनिटी को आगे अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और आज स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के हवाले से, टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, एक्सपोर्ट्स की हम लोगों ने बात की। आप लोग सब जानते हैं कि हेल्थ और आप लोगों की सेफ्टी, आप लोगों को अवेयर रखना, आगाह रखना हमारे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म की स्पेशली ये कोशिश रही है कि आप लोगों को हमेशा अपडेटेड रखें और कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली की सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप उनका ख्याल करें, उनका ध्यान करें। यहाँ पर मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि कई दफ़ा हमारी छोटी सी गफलत की वजह से हम अपने प्यारों की सेहत को रिस्क कर देते हैं। अपने डिफरेंट जो हमारी सोच है या हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, हम पूरी तरह से अवेयर नहीं होते और उसकी वजह से शायद हम किसी और के लिए कुछ नुकसानदेह फैसला कर बैठते हैं। जब भी हम अपने बच्चों को क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं, आई थिंक बच्चे होते इतने प्यारे हैं, होते इतने खूबसूरत हैं, और जब उनको हम क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं तो हमारी दिल से ख्वाहिश होती है कि एक दिन हमारा बच्चा भी बड़ा होकर पाकिस्तान की क्रिकेट में नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी करे पाकिस्तान की। लेकिन जब भी हम पोलियो की बात करते हैं
एक ला इलाज मर्ज है जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी के लिए आपका बच्चा माजूर हो सकता है। और अगर आप अपने बच्चे को इस बीमारी से, इस ला इलाज मर्ज से बचाना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पे पोलियो के कतरे पिलाएं। इस वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम मुल्क भर में 83 मखसूस अजला में जारी है। 24 से 28 अक्टूबर तक ये जारी रहेगी मुहिम, जिसमें हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को पोलियो के कतरे या फिर वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो वर्कर्स जितनी भी दफ़ा आपके दरवाजे पर आते हैं, आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो आप खुले दिल से उनको अपनाएं और पोलियो वैक्सीन या फिर कतरों के जरिए इस ला इलाज मर्ज से अपने बच्चे को बचाएं। क्योंकि अगर आप ये फैसला आज करेंगे तो कल आपका बच्चा चल सकता हो। बच्चों की सेहत और महफूज मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि इन्हें पोलियो वैक्सीन या फिर कतरे लाजमी तौर पे पिलवाए जाएं। पोलियो जैसा मर्ज पूरी ज़िंदगी के लिए, एक दफ़ा फिर मैं यही बात करूंगी कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपके बच्चे को माजूर कर सकता है। और कितनी छोटी सी ये इसका इलाज है, कितना छोटा सा इलाज है कि आपने अपने बच्चे को वैक्सीन या फिर कतरे लाजमी तौर पर पिलाने। और ये एक छोटी सी गफलत, एक छोटी सी केयरलेसनेस, किसी की बात सुन के या एक ऐसी बातें सुन के, रूमर्स सुन के, जो कि आपने शायद किसी ऐसे शख्स से सुना हो जिसको इल्म ही ना हो इस हवाले से, उसकी वजह से ये गफलत आपसे हो सकती है जो कि आपके बच्चे की पूरी जिंदगी एक लम्हे में तब्दील कर सकती है। और इससे कोई आप वापस नहीं जा सकते हैं इस तरह की चीज़ों से। इसे आज ख्याल करें, आज ये फैसला करें और कोशिश करें कि जहां तक हो सकता है, और जिस तरह से मैंने कहा कि बड़ा आसान इलाज है, बाआसानी आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे या फिर पोलियो वैक्सीन के थ्रू अपने बच्चे को इस ला इलाज मर्ज से बचा सकते हैं। आप ताउन करें, भरपूर ताउन करें पोलियो टीम्स का, जो कि बार बार आपके दरवाजे पर आएंगी। ये मुहिम जारी है 24 से 28 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में जारी है। आपने कोशिश करनी है कि जब पोलियो की टीम्स आपके घर आती हैं, आप लाजमी तौर पे अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाएं। और हमेशा इस मुहिम में आपने पूरा साथ देना है हमारी टीम्स का। आपने हमारे हेल्थ वर्कर्स के बर्डन को कम करना है, ज्यादा नहीं करना। अगर आपके घर में कोई भी 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, फौरी तौर पे आपने उसको पोलियो की जो टीम्स आपकी तरफ आ रही हैं उनके पास आप उनको लेकर जाएं, उनको वैक्सीन लगवाएं, उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। एंड ऑफ कोर्स ये आप ही हमारी एटलीस्ट कोशिश रहेगी कि हम रिपीटेडली आप लोगों को इस हवाले से आगाह करते रहें, आप लोगों को याद करवाते रहें कि एक छोटा सा फैसला आज करना है। आपने अपने बच्चे को इस ला इलाज मर्ज से बचाना है, पोलियो वैक्सीन लगवानी है अपने बच्चे को। और पोलियो टीम्स जो मुहिम जारी है 24 से 28 अक्टूबर तक, उसमें आपने पोलियो वर्कर्स का भरपूर साथ है। उनका काम आसान करना है, मुश्किल नहीं करना। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को या फिर पोलियो वैक्सीन या फिर पोलियो के कतरे लाजमी तौर पर पिलवाएं। आगे बढ़ेंगे और वापस चलेंगे अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ। जिस तरह से आप जानते हैं, बात कर रहे थे डिफरेंट इश्यूज के हवाले से जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर में मौजूद हैं। एसएमई सेक्टर की स्पेशली जब हम बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड बजट्स होते हैं और एक रनिंग में, अगर आप बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते होंगे पैसा हमेशा रनिंग में रहता है। कभी भी इस तरह से नहीं होता कि आपके पास स्टोर्स ऑफ मनी इन द बैकग्राउंड पड़े हुए हैं। यूजुअली इस तरह से होता है कि जितना पैसा आपके पास आ रहा है उतना ही आप वापस दोबारा से री इन्वेस्ट करते हुए जा रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि कंटेनर्स के हवाले से आई थिंक यहाँ पर बात करना जरूरी है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी और मुल्क के साथ, किसी और कंपनी के साथ जो कि किसी और डिफरेंट कंट्री में सिचुएटेड है, तो आप कंटेनर्स के थ्रू अपने माल को या अपने जो भी आपका चीज़ें हैं उनको आप उन तक, प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाते हैं। किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कंटेनर्स के लिहाज से, वो चाहे वो डिफरेंट चेक इन्स होते हैं या फिर डिफरेंट रेट्स जो कि अब इंक्रीज हो चुके हैं। फैसलाबाद शहर से ऑफकोर्स पहले उनको भिजवाना पड़ता है एक पोर्ट के ऊपर, उसके लिए रास्ते किस तरह के हैं, ट्रैवल और फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ी हैं, उसका क्या असर होता है इन सब चीज़ों का? उसमें ये हुआ था कि पहले जो कंटेनर थे, पहले तो फैसलाबाद में कंटेनर नहीं मिलता,
अगर आपका CRO हो चुका है ना तो कंटेनर नहीं मिलेगा। कभी कहते लाहौर से ले आओ, नहीं तो इतने पैसे और एक्स्ट्रा दे दो आपको कंटेनर मिलेगा। वो कंटेनर डंप कर लेते, क्योंकि जितने भी कंटेनर इकट्ठे किया, पता नहीं 5, 6, 7 महीने माह पहले की बात है, वो सारे कंटेनर इंडिया पहुंचा दिए। यहाँ पर कंटेनर की शॉर्टेज थी। अब ये है कि जो शिप है वो भी एक हफ्ता आता है, एक हफ्ता नहीं आता। ओके, हमें लास्ट ईयर कंटेनर भेजा, कहते शिप नहीं आया, परसों 24 को उसने सेल किया। उसके बाद ये प्रॉब्लम है कि वहाँ चल जाता है, वहाँ प्रॉब्लम है। अब जो बाहर है, पूरी वर्ल्ड में क्राइसिस है। पहले तो क्राइसिस जो थे ना कोरोना की वजह से, वो तो वर्ल्ड में क्लियर हो गया। अब जो रशियन और यूक्रेन की वार है, इसने पूरी वर्ल्ड को हिला के रख दिया। अब इंग्लैंड की हमसे भी ज्यादा हालत बदतर है। उसका 5 दफा वजीर आजम चेंज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और वो ऐसे है कि अगर नहीं चलती तो रिजाइन दे देते। हमारे हम कहते कुछ भी हमने नहीं छोड़ने बाजार, कुछ भी हो जाओ हम बाजार तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे आपने जो कंटेनर्स की बात की ना जी, इसमें पिछले साल में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। जब आफ्टर कोविड तो ये हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। मतलब कि जिस तरह कैप्टन साहब ने कहा कि जो 3,000-3,500 तक हम कंटेनर USA के लिए बुक करते थे, वो 20,000 तक चला गया। तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। वो ये भी एक फैक्टर था हमारी एक्सपोर्ट को कम होने में। लेकिन इवन देन मतलब कि उस दौरान भी हमारा बहुत ज़्यादा काम हुआ है, एक्सपोर्ट काफ़ी सारी हुई थी। उसका एक वजह यह भी थी कि चूँकि हमारे कंपटीटर्स जो थे ना जी, वो काफ़ी ज़्यादा कोविड की वजह से हर्ट हुए थे, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वो बूम मिला। और आपने जैसा आपने बात की कि यहाँ पर कोई लेबर नहीं मिलती थी काम करने के लिए, ऐसा सीन भी है। लेकिन वो एक फॉर द टाइम बिंग एक बड़े शॉर्ट स्पैन के लिए हुआ था। वो मतलब कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंस नहीं था। काफ़ी अच्छा वक्त काफ़ी हो गया था। उसी में तो हमारी एक्सपोर्ट भी 31 बिलियन पर पहुंच गई। नहीं तो आज तक पाकिस्तान ने कहा हिस्ट्री में 18-20 मिलियन 22-24 तक गई, उसमें 31 चल गई। अब नजर तो यही आ रहा है कि हो सकता को 10-12-14 बिलियन हो। आपने जो कंटेनर्स की बात की है ना जी, इसमें लास्ट ईयर भी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी हमारी कई दफ़ा पोर्ट एंड शिपिंग के जो मिनिस्टर हैं इनसे बात होती रही है। होता है, पहली बात तो यह है कि इनकी हम जो है ना एक किस्म के ना उन्होंने हमें ऐसे शो किया कि हमने बड़े क्वेश्चन किया ना कि जनाब हम तो बाउंड हुए हैं, हमें कंटेनर मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो फिर बाज़ का वो शिपिंग लाइन की अपनी मर्जी होती है, वो इतने मास्टर कैरियर हैं, वो देखते हैं कि यार अच्छा यहाँ पे लोड कम है, उन्हें ज़्यादा रेट वाला कंटेनर इंडिया से, कोलंबो से, दुबई से, कहीं से मिलता है, वो स्किप कर देते हैं, पाकिस्तान पोर्ट ही छोड़ दे के बार चले जाते हैं। मतलब कि ये ऐसा भी होता आ रहा है। तो हमने उनसे बड़ा क्वेश्चन किया कि जनाब हम तो फंस गए हैं, हम कैसे काम करें। तो उन्होंने कहा कि हम बाउंड हैं, हमने लिख के बाउंड वगैरह बना के दिए हुए हैं, और हम जो है ना इंटरनेशनल जो शिपिंग लाइनें हैं ना उनकी हम बाउंड हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो बड़ी अजीब सी ऑड सी वो सिचुएशन बनी। तो फिर हमारे चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उनको दोबारा गई, और हमारे बुमा के हमारे लास्ट चेयरमैन साहब जो एक्स में चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने भी ये बात हमने रूट की कि जनाब हमारी अपनी जो वो पाकिस्तान नेवी ने जो अपनी लाइन शिपिंग लाइन बनाई थी, तो मतलब जो स्टार्ट में जो पाकिस्तान जब उसने काफ़ी काम किया था, तो हम उसको क्यों नहीं रिवाइव कर रहे, हम उस पर हमारे एक्सपोर्टर्स का ट्रस्ट क्यों नहीं बन रहा। वो बड़ी ज़रूरी है चीज़ है। जिस तरह हम ट्रांसपोर्टर के जो हैं हमारे लोकल जो ट्रांसपोर्टर हैं बाई रोड को प्रेफर देते हैं कि यार ये हम ये 2-3 दिनों में पहुंच जाएगा। मैं जरूर, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट एंगल टू जो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बड़ा रेलिवेंट भी है। तो इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें एक्सपोर्ट सेक्टर के डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से एंड इंडस्ट्री में किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने तैयब साहब मेंशन की, जो कि मुझे लगा कि हम उस पर और डिस्कशन कर सकते हैं। इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंगल जो कि यूजुअली नहीं डिस्कस होता है, बट स्पेशली शिपिंग लेन्स के हवाले से, या फिर अगर हम अपने पोर्ट्स की बात करते हैं एंड किस तरह से हम चीज़ों को आई थिंक जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। चाइना का इनिशिएटिव जो कि सिल्क रोड को लेकर है, ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ दैट। हमारे पास काफ़ी एक तरह से डोमेन है, एक मेजर हम प्लेयर हो सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर, बट वाई आर्ट वी येट, और क्यों हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास हमें ये कितनी हमारे लिए कितनी बेहतर हो सकती है ये चीज़, या हमें वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक्स है उसमें कितना आगे लेकर जा सकते हैं।
देखिए जब आपने सीपेक की बात की ना, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो वो इस टाइम मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान उसको कैश नहीं करा सका जिस तरह चाइना को ने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इस टाइम विन विन सिचुएशन जो है ना वो चाइना के लिए है, पाकिस्तान के लिए सच नहीं है। हाँ हो सकती है, और पाकिस्तान जो कि मेजर स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान की ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन इस्तेमाल होनी है, तो चाइना जो है ना जी वो ऐसे नहीं है, उसको पर डे के हिसाब से मेरे ख्याल शायद कह रहे थे कि $300 बिलियन का उसका पेट्रोल बचेगा, जो वो रूट लेके दूसरे रूट से लेके अपने कंटेनर पहुंचा रहा है ना जी, वो सीधा वहाँ से उर्मची और शंघाई वहाँ से लेके अपने उस लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए सीपेक को इस्तेमाल करते हुए वो गवादर में पहुंचेगा, और वहाँ से वो अपनी पोर्ट उन्होंने अपने हायर की हुई है और वो वहाँ से आगे मूव कर देंगे। तो उनका टाइम भी बचता है, उनका डॉलर भी बचते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ हमारे जो, अब चूँकि हम छोटे एक्सपोर्टर हैं, एसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आम जनरल पब्लिक की मैं समझता हूँ उनको भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि सीपेक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पाकिस्तान को बेनिफिट्स क्या हैं। ये सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है, इबहाम सी है। और फिर ये हमने खबरों में सुनने में ये आता है कि गवर्नमेंट जो हमारा अपना सेटअप बदलता है तो वो जी उसमें खबरों में हमने सुनते हैं ना जी कि वो उन्होंने जी तब्दीली कर दिया जी, उसको रोक दिया जी, गवादर को जो काम हो रहा था वो रुक गया। तो ऐसी चीज़ों से निकल के मावरा होकर पाकिस्तान नेशनल के बारे में सोचना चाहिए, हमारे नेशनलिज्म होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या, हमारे मुल्क का, हमारे अवाम खुशहाल कैसे होंगी, हमारे मुल्क की बेहतरी कैसे होगी, हम ग्रो कैसे करेंगे, इन चीज़ों में आना चाहिए। अगर वो इस चीज़ में, ऑब्वियसली बात है सीपेक का बहुत बेनिफिट होगा बड़ा वो तो, लेकिन उसको कैश भी करना चाहिए। हमारे फैसलाबाद में हमने जो फेडमिक के नाम से बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे बन रहा है, वो एशिया का शायद दूसरा या तीसरा बड़ा लार्जेस्ट उसको क्लेम कर रहे हैं। तो अभी उसमें आपको पता है बहुत सारे चाइनीज लोग आ गए हैं। मतलब मेरा उसमें ये है कि ये हमारी अपनी जो लोकल इम्प्लीमेंटेशन, हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट वो किधर जाए, हमारी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बन रहा है, तो हमारी अपनी एम्प्लॉयमेंट वो उधर क्यों नहीं खप रही। हमारे लोगों को वहां पे जॉब्स मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए ना। पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारी इंडस्ट्री को तब फायदा होगा ना कि हमारी आवाम जब खुशहाल होगी। तो इन चीजों के बारे में बड़ा कंसर्न होना चाहिए। जब नहर सवेद बनी थी ना, मिस्रियों ने बहुत शोर डाला। आज जो नहर सवेद का यही मसला है कि इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका बजट बन जाता है। अगर हमारा सीपेक चल गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट आदि कभी चला देते, कभी रोक देते, जब अमेरिका डंडा देता रुक जाते, फिर चलता फिर चलाते, यही चक्कर रहता है। अगर ये चल गया तो आपका बजट जो है इसके रेवेन्यू से, इसके टैक्स से आपका बजट बन सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, इसका दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को नेशनलिज्म है ही नहीं। हमारी माँ अनपढ़ थी, उसने बच्चे को नेशनलिज्म सिखाया ही नहीं। एक दफ़ा 1992 बाद में मैं हरारे ज़िम्बाब्वे से फ्लाई कर रहा था कीनिया के लिए, रात के 8 बजे तकरीबन 11:30 बजे मैंने वहाँ पहुँचना था। जब मैं लड़की आई हुई तो इतनी मोटी काली आके मेरे सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बात में हो गया, मैं कहा वे आर यू गोइंग, कहते गोइंग टू कीनिया। मैं व्हाट फॉर माई बॉय फ्रेंड इज देयर। अच्छा, मैं कहा सपोज योर बॉय फ्रेंड विल नॉट कम, शी सेज कि आई विल गो टू माई एम्बेसी, इट इज देयर ड्यूटी टू लुक आफ्टर मी। हमारी जितनी एम्बेसी हैं पाकिस्तान की, वो कभी किसी की हेल्प नहीं करती। मैंने साउथ अफ्रीका जब पहले पासपोर्ट बनता था, उसमें लिखा था एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका एंड इजराइल। साउथ अफ्रीका लिए मैं डोस में करानी थी, 4 दिन मेरा पासपोर्ट रहा। एक दिन मैंने खूब जाके फिर छोड़ डालना, फिर उन्होंने करके दिया। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट, नेशनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड सारी दुनिया में, हमें पाकिस्तान में नेशनलिज्म, एंड यही सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक फैक्टर है। अगर आप सच में अपने मुल्क खुददार हैं, अपना मतलब अपना सोचते हैं, कौम का कभी नहीं सोचा। और बिल्कुल आपने सही कहा। इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद होगी कि आगे चलते हुए चीजें बेहतर हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।